बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 14th लेक्चर है जी, और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को जिसको हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। और उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरॉन किसे हम कहते हैं, और एक न्यूरॉन जो है बेसिकली वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से इनपुट को रिसीव करता है और उसको फिर आगे प्रोसेस करता है। अलबत्ता आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को, और हमने जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अब हम आज की क्लास में हम लर्निंग रूल पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम एक न्यूरॉन को इस काबिल बना सकते हैं कि वो लर्न कर सके या अपने वेट्स को इस उन वैल्यूज़ के ऊपर ट्यून कर सके या लेके जा सके जहाँ पे वो डेटा को परफेक्टली एक्यूरेटली क्लासिफाई कर सके। तो उसके लिए हम एक मेथड, एक सिंपल सा मेथड पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं जी परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल फॉर सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। और हम देखेंगे कि इसके अंदर और जो ग्रेडियंट डिसेंट आपने एल्गोरिदम पढ़ा था फॉर लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उसके लिए जो हमने थीटास को अपडेट करने के लिए जो रूल डिराइव किया था, थीटा अपडेट रूल जो हमने बनाया था, वो उसी तरह का हमारे पास कुछ एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो लेट्स सी जी। ओके, आज हम बेसिकली परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल पढ़ने जा रहे हैं फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिंगल लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क, यानी एक लेयर पर मुश्तमिल जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें एक न्यूरॉन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अलबत्ता ये है कि लेयर एक होगी हमारे पास, और जो एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो हम स्टेप फंक्शन को फ़िलहाल हम यूज़ करने जा रहे हैं, और इसको हार्ड लिमिट फंक्शन भी कहते हैं। ओके, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसको हम सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड तो खैर ऐसा उसको हम एक्चुअली फीड फॉरवर्ड से मुराद ये है कि जब आपके पास मल्टीपल लेयर्स होंगी तो हम उसको फीड फॉरवर्ड इसलिए कहते हैं कि एक लेयर के अंदर जो आउटपुट जनरेट होती है वो आगे फॉरवर्ड फीड करता है वो अगली लेयर को। तो बहरहाल एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन फ़िलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं। दी ओनली लेयर जो उसको हम आउटपुट लेयर भी हम कह रहे होते हैं, क्योंकि एक ही लेयर है तो वही हमारी आउटपुट लेयर भी है। We are going to use step limit, step or hard limit function as an activation function, and how a perceptron finds weights to perfectly classify the data points. तो ये क्वेश्चन था जो लास्ट लेक्चर में हमने उठाया था कि कैसे फिर वो वेट्स पता चलेंगे जिन वेट्स के ज़रिए से परफेक्टली हम डेटा को क्लासिफाई कर सकें। तो ट्रेनिंग एल्गोरिदम रिक्वायर्ड है इसके लिए, जो कि आइट्रेटिवली रन होगा, उसकी ट्रेनिंग होगी और फाइनली वो हमें कुछ वेट्स फाइंड करके देगा, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था फॉर लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो उस यहाँ पे हम उस एल्गोरिदम को जो नाम दे रहे हैं वो है परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल, जो हम यूज़ करेंगे फॉर ट्रेनिंग ऑफ ए परसेप्ट्रॉन। ओके, हियर यू कैन सी द आर्किटेक्चर ऑफ परसेप्ट्रॉन। ये वही आर्किटेक्चर है जी जो हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। चूँकि मैं एक डिफरेंट सोर्स को अब फॉलो कर रहा हूँ इस लेक्चर के लिए, मैंने हैंड आउट शेयर भी कर दिया है आपको उसका, वो चैप्टर एक्चुअली बुक का भी मैंने साथ शेयर कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अलबत्ता इस बुक की जो नोटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अलबत्ता है ये वही न्यूरॉन, और उसका इसका आर्किटेक्चर सेम वही आर्किटेक्चर है जो आप लास्ट टाइम देख चुके हुए हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस वन की बात की जाए तो ये वही बायस इनपुट है जिसने आगे जिसको हम x0 यूजुअली उधर कहते थे लीनियर रिग्रेशन वगैरह में या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो ये वो इनपुट है जो बेसिकली जिसने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, W0 के साथ, जो W0 वेट था उसके साथ। तो यहाँ पे इस W0 वेट को क्या नाम दिया जा रहा है, B, इसे बायस कहा जा रहा है, B फॉर बायस। तो इसको यहाँ पे इस नोटेशन में या इस बुक में इसे B कहा जा रहा है। तो ये वो न्यूरॉन है। बाकी अगर इस हम W की बात करें
तो W दरअसल एक वेक्टर है जी, और यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँ तो ये एक वो वाला वेक्टर है जो वेक्टर आपने जैसे उधर पढ़ा था थीटास, थीटास को आपने एक वेक्टर फॉर्म में जब लिखा था, तो बेसिकली इसमें है क्या, इसमें है W1, इसमें है जी W2 एंड सो ऑन, जितने भी W's हैं या जितने भी पैरामीटर्स या थीटास रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिकली ये एक वेक्टर है, ठीक है। और ये P क्या चीज़ है, अगर हम इस P की बात करें तो P दरअसल आपकी वो इनपुट्स हैं, यानी वो ये भी इनफैक्ट एक वेक्टर है। और इसमें क्या है, इसमें आपके पास है x1, फिर है इसमें x2, और अगर दो से भी ज़्यादा इनपुट्स हैं x3, x4, x5, तो वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो अगर आपको याद हो, आपने उधर लीनियर रिग्रेशन वगैरह में जब हमने इसे वेक्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था उसको, उस हाइपोथेसिस को, तो हम उसे लिखते थे थीटा ट्रांसपोज एक्स, ठीक है। यानी थीटा बेसिकली उधर जो था उसको हम यहाँ पे W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और x जो था उधर इस उसे हम यहाँ पे P चूँकि कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम ये कह दें तो ये गलत नहीं होगा, W ट्रांसपोज P। तो ये वही चीज़ है कि W वेक्टर जो है इसका ट्रांसपोज, यानी इसको रो वेक्टर में बदल के और फिर आप इसे P से ज़रब दे देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, W1 इंटू x1, यानी ये मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये वही है W1 x1, मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम है, एनीवेज W2 x2 एंड सो ऑन, ठीक है ना जी। जितने वेट्स हैं उतने आपके पास इनपुट्स होंगी। तो ये वही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नोटेशंस का डिफरेंस है। और बाद में जब ये सारा कंप्यूट हो जाएगा तो इसके अंदर फिर फाइनली जो एडिशन होगी एक, वो सेपरेटली है 1 इंटू बी, यानी कि 1 इंटू W0 जिसे हम कह रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 1 इंटू बी कह लें या 1 इंटू W0 कह लें, तो हमारे पास W0 ही आ जाएगा या B आ जाएगा। याद रखें कि ये जो 1 है, हमने बात की थी कि ये -1 भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वही चीज़ है जी। बाकी ये जो प्लस साइन आपको नज़र आ रहा है, ये वो समेशन है जो उधर न्यूरॉन में थी। ये n क्या है, ये एक्टिवेशन है, यानी जब समेशन कंप्यूट होती है तो उसको हम एक्टिवेशन कहते हैं। ये किसके बराबर होगी, W0 प्लस W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 एंड सो ऑन। और ये क्या चीज़ है, ये आपका स्टेप फंक्शन है, या जिसे हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं, ये वो चीज़ है। इसको स्टेप इसी वजह से कहते हैं कि इसे इस तरह लिखा जाता है कि या ये यहाँ पे 0 होगा या ये यहाँ पे 1 होगा। इसमें बेसिकली दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इधर इट इज़ ऑन और इट इज़ ऑफ। तो ये एक स्टेप फंक्शन है, और ये जो स्टेप फंक्शन है इसे s कहा जा रहा है यहाँ पे, और इस s ने जो आउटपुट जनरेट की 1 या 0, उसको हम a कह रहे हैं। तो दिस a इज़ एक्चुअली दी आउटपुट। तो अगर आप इस a या स्टेप फंक्शन को देखें तो दिस इज़ बेसिकली द आउटपुट ऑफ दिस हार्ड लिमिट फंक्शन वेयर दिस n इज़ द एक्टिवेशन, ठीक है ना। तो इस एक्टिवेशन को आपने हार्ड लिमिट में पास किया, हार्ड लिमिट ने इसको यहाँ पे हार्ड लिमिट की यानी इस फंक्शन की आउटपुट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इस फंक्शन की आउटपुट 0 है, और ये एक बीच में यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड है, इस जगह पे कोई थ्रेशोल्ड है जिसे हम 0 कह देते हैं यूजुअली, कि अगर 0 से बड़ा जवाब है तो आंसर 1 होगा, और अगर 0 से छोटा जवाब है यानी नेगेटिव है तो फिर आंसर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली हमारे पास जो हार्ड लिमिट फंक्शन है वो क्या इनपुट ले रहा है, वो WP प्लस B ले रहा है, वेयर WP क्या है, W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 एंड सो ऑन, प्लस B सेपरेटली इसमें ऐड किया जा रहा है जिसे हम बायस कह रहे हैं, लेकिन ये वही चीज़ है W0, ठीक है। जैसे उधर थीटा 0 था और उसे 1 से मल्टीप्लाई करते थे, x0 को 1 एज्यूम करके, तो सेम वही चीज़ है। और ये हमारी ए जो है ये फिर आउटपुट है जो कि ये न्यूरॉन जनरेट करेगा। तो आई होप कि आपको ये आर्किटेक्चर आपने रिलेट कर लिया और आपको समझ आ चुका होगा कि बेसिकली ये वही चीज़ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है।
तो हम देखेंगे कि अब ये जो वेट्स हैं ये कैसे लर्न करेंगे हम। ओके, रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेट वेक्टर एंड बायस एंड डिसीजन बाउंड्री। तो पहले हम डिसीजन बाउंड्री और वेट वेक्टर का रिलेशनशिप अगर हम देखें तो वो यहाँ पे दो आपको नज़र आ रही हैं फिगर्स। अगर मैं इस पहली फर्स्ट फिगर की बात करूँ तो इसमें देखें कि अगर मेरा वेट वेक्टर जो है मैं उसे प्लॉट करूँ, यानी ये एक रूल है कि अगर मैं वेट वेक्टर, सपोज़ मेरा वेट वेक्टर जो है यानी ये मेरे पास फ़र्ज़ कर लीजिए ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास x2 है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास जो वेट वेक्टर था उस वेट वेक्टर को जब मैंने प्लॉट किया तो वो वेट वेक्टर यूँ प्लॉट हुआ, यहाँ प्लॉट हुआ इस तरह से। तो डिसीजन बाउंड्री और रूल ये है कि वेट वेक्टर में रिलेशनशिप ये होगा कि जो वेट वेक्टर है डिसीजन बाउंड्री उसके साथ 90 का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। अगर आप इस एंगल को देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का है, या यूँ कहेंगे हम कि ये ऑर्थोगोनल होंगे ऑन ईच अदर, ठीक है। यानी जो वेट वेक्टर है और डिसीजन बाउंड्री है ये एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होंगे, या इनके दरमियान दूसरे लफ्ज़ों में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर लेट्स सपोज मैं वेट वेक्टर को प्लॉट करता और वो ये यहाँ प्लॉट होता इस तरह से, तो फिर डिसीजन बाउंड्री क्या बनती, फिर डिसीजन बाउंड्री ये बनती। क्यों डिसीजन बाउंड्री ये बनती, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल जो है हमने बनाना था, और 90 का एंगल बनाने के लिए वेट वेक्टर के साथ जब मैंने बाउंड्री जहाँ पे लाइन बनेगी जब उसे प्लॉट किया तो वो ये होगी। तो यहाँ एक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि, और बेशक आप इसे कुछ वेट वेक्टर्स को प्लॉट करके और फिर डिसीजन बाउंड्री कंप्यूट करके भी देख सकते हैं, अभी हम ये करके भी देखेंगे कि जब भी जहाँ भी वेट वेक्टर बनेगा या जिस भी डायरेक्शन में वेट वेक्टर प्लॉट होगा, डिसीजन बाउंड्री जो है वो उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी या उस पर ऑर्थोगोनल होगी। ये आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए मेरे जो डेटा सेट था उसके अंदर टोटल 6 पॉइंट्स थे, टोटल 6 सैम्पल्स थे, और जो उसमें 3 सैम्पल जो थे P1, एक को मैं कह दिया, दूसरे को P2 कह दिया और तीसरे को मैंने P3 कह दिया। ये एक क्लास को बिलोंग करते हैं, इसे मैं सपोज़ कह देता हूँ क्लास ब्लू, ये ब्लू क्लास को बिलोंग करते हैं। और मेरे पास 3 सैम्पल्स मेरे डेटा सेट में हैं जिन्हें मैं कह रहा हूँ N1, N2 एंड N3, ये रेड क्लास को बिलोंग करते हैं। अब मैंने एक जो कंप्यूट किया वेट वेक्टर, जो मेरे पास वेट वेक्टर था, जब मैंने उसे प्लॉट किया तो वेट वेक्टर यहाँ बनेगा। अगर यहाँ बना तो फिर डिसीजन बाउंड्री इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए डिसीजन बाउंड्री बनेगी ये डिसीजन बाउंड्री को हम यहाँ पे थीटा ट्रांसपोज एक्स भी कह रहे हैं, यानी डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स भी कह रहे हैं, क्योंकि इसी से ये कंप्यूट होगी। तो डिसीजन बाउंड्री इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी, और आप देखें कि डिसीजन बाउंड्री ऐसी जगह पर प्लॉटेड है कि वो तमाम ब्लू कलर के पॉइंट्स को एक तरफ लेके सेपरेट कर रही है फ्रॉम रेड पॉइंट्स। तो इन अदर वर्ड्स ये डिसीजन बाउंड्री जो है दोनों क्लासेस को करेक्टली क्लासीफाई कर रही है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपके पास कोई भी डिसीजन बाउंड्री जो है वो आपने बनानी है फ्रॉम बाय लुकिंग एट द वेट्स, तो आप समझ सकते हैं कि वो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हम एक छोटी सी देख लेते हैं ताकि हम ये समझ सकें। तो ये एक हैंड रिटन एग्ज़ाम्पल है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं जी। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास दो फीचर्स हैं x1 और x2। यहाँ पे ये x1 है इस तरफ, और इस तरफ मेरे पास जो है ये x2 है जी, ठीक है। और मैंने सपोज़ जो वेट्स चूज़ किए W1 और W2, वो ये वेट्स थे, यानी ये जो पहला 3 है ये W1 है और ये जो 2 है ये W2 है। तो ये दो वेट्स मैंने 3,2 मैंने वेट्स चूज़ किए। तो अगर मैं इस वेट वेक्टर को प्लॉट करूं इस स्पेस में, तो आप देखें कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है, यानी x2 डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स और x1 डायरेक्शन में 3 पॉइंट्स, तो दोनों को मिलाया तो ये वो पॉइंट बन रहा है। तो बेसिकली ये मेरे पास जो वेक्टर बनेगा इसको मैंने कह दिया कि ये W वेक्टर है, जो मैंने
एज्यूम किया। तो डब्ल्यू वेक्टर अब जहाँ बना हुआ है, ये पक्की बात है कि अगर इस वेक्टर के साथ बाउंड्री कंप्यूट की जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब हम बाउंड्री कंप्यूट करके देख लेते हैं। हमारे पास वेट वेक्टर है तो हम बाउंड्री भी निकाल सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में, कि अगर हम देखें कि मेरे पास फिर W ट्रांसपोज X क्या बनेगा, तो वो मेरे पास आ गया W1 वन इंटू एक्स वन प्लस W2 इंटू एक्स टू माइनस W0 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ माइनस क्यों ले रहा हूँ मैं, माइनस क्यों लिख रहा हूँ? अब जैसे मैंने बताया कि वो जो बायस इनपुट है उसको आप वन भी रख सकते हैं और उसको आप -1 भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे -1 एज्यूम किया हुआ है। तो अगर मैं उसे -1 एज्यूम करके यहाँ पे लिखता हूँ जी, तो आप वन भी कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर कंप्यूटेशन होगी। तो अगर मैं इसे 1 एज्यूम करता हूँ तो इसमें अगर आप देखें कि मेरे पास जो वेट वेक्टर है मैं उसकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। W1 इज़ 3 एंड W2 इज़ 2। तो ये आ गया 3x1 प्लस 2x2 माइनस W0। तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई। अब देखना ये है कि और ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो मतलब ये एक लाइन ही प्लॉट होगी। तो देखना ये है कि वो लाइन जो है वो x2 एक्सेस को कहाँ कट करेगी और x1 एक्सेस को कहाँ कट करेगी। तो इसका आसान सा तरीका फिर वही है जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं, कि आप एक दफ़ा एक डायमेंशन को ज़ीरो एज्यूम कर लें और देखें कि फिर x2 की वैल्यू क्या आती है, और फिर x दूसरे डायमेंशन को ज़ीरो एज्यूम कर लें और देखें कि फर्स्ट डायमेंशन पर वैल्यू क्या आती है। यानी अगर मैं कहूँ कि x1 को ज़ीरो के बराबर रख दूँ, कि x1 जो है उसको, तो उसके लिहाज से ये ज़ीरो पर से ज़ीरो पॉइंट पर ये जो लाइन है कट करे, तो फिर मैं इसको अगर इस इक्वेशन में मैंने x1 की वैल्यू ज़ीरो पुट की, तो 3x1 मतलब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली फर्स्ट टर्म, और आगे आ जाएगा मेरे पास 2x2 माइनस W0 विच कैन बी रिटन एज x2 इज़ इक्वल टू W0 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे यूँ लिखा जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अब मैं x2 को ज़ीरो एज्यूम कर लेता हूँ कि x2 डायमेंशन जो है उस पर ये वहाँ पे ये ज़ीरो पॉइंट पर कट करे। तो उस लिहाज से x1 क्या निकलेगा? अब जाहिर सी बात है x2 ज़ीरो पुट करने से सेकंड टर्म, ये वाली टर्म ऑफ हो जाएगी, ये वाली टर्म, और मेरे पास रह जाएगा 3x1 माइनस W0। और x1 की वैल्यू यहाँ पे निकल सकती है कि x1 इज इक्वल टू W0 डिवाइडेड बाई 3। तो अब मेरे पास x2 आ गया W0 ओवर 2 और x1 आ गया मेरे पास W0 ओवर 3। तो अब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं W0 को सपोज़ यहाँ पे कहता हूँ कि W0 इज़ इक्वल टू 1, अगर मैं ये मैं 1 पर अगर सपोज़ ये फिक्स कर देता हूँ एक वैल्यू, तो मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा कि W0 अगर मैं 1 रखता हूँ, तो इस फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट की मैं बात करूँ, तो x1 ज़ीरो है, यानी ये देखें x1 यहाँ पे ज़ीरो है, और x2 मेरे पास, अब मैंने W0 को 1 एज्यूम किया है तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 0.5। तो मेरे पास वो जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट होगा 0,0.5। तो 0,0.5 यानी x1 डायरेक्शन में 0 और x2 डायरेक्शन में 0.5। तो अगर आप इस स्पेस में देखें, सर्च स्पेस में, तो ये वो पॉइंट बन रहा है तकरीबन कि 0.5 जो है x2 डायरेक्शन में और x1 डायरेक्शन में 0। इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी अगर मैं इसी तरीके से निकालूँ, W0 को 1 पुट करूँ, अब इस सेकंड में इसके अंदर अगर मैं W0 को 1 पुट करूँ, तो मेरे पास x2 तो 0 था और x1 आ जाएगा 1 ओवर 3। तो x1 1 ओवर 3 का मतलब है 0.33, और x 2 0 का मतलब है उसको 0 रखने से यहाँ पे हम 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0.33, 0। तो x1 डायरेक्शन में 0.33 और x2 डायरेक्शन में 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये देखें एक लाइन बनी हुई है, ये डिसीजन बाउंड्री है। और अगर आप इसको मैं W0 को अब जो है यहाँ पे ले लेता हूँ 5, यानी मैं W0 की वैल्यू जो है वो 5 रख लेता हूँ। अगर मैं W0 की वैल्यू 5 रखता हूँ तो फिर आप देखें कि दोबारा पुट करने से क्या निकलेगा, कि पहले पॉइंट में पुट करने से मेरे पास आ जाएगा 5 ओवर 2, यानी 0,5 ओवर 2। तो 5 ओवर 2 होता है 2.5, तो मेरे पास पहला पॉइंट आएगा 0,2.5। तो 0,2.5 तकरीबन, यानी x1 डायरेक्शन में 0 और x2 डायरेक्शन में 2.5, तो ये वाला पॉइंट बनेगा जी, ये वाला।
और फिर दूसरा मैंने पॉइंट कंप्यूट करने के लिए दूसरा जो पॉइंट लिया था उसमें मैं W0 को 5 पुट करूँगा। तो x2 तो मेरे पास ज़ीरो ही था पहले से ही, और ये अज्यूम किया हुआ था, और x1 मेरे पास आ जाएगा 5/3, जो कि बराबर होता है तकरीबन 1.66 कॉमा, सॉरी 1.66। तो दूसरे डायमेंशन को हम ज़ीरो ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1.66 कॉमा ज़ीरो। तो x1 डायरेक्शन में 1.66 और x2 डायरेक्शन में ज़ीरो, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जो वेट वेक्टर है उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, मैंने 1 रखा था तो ओरिजिन के करीब करीब कट कर रही थी वो डिसीजन बाउंड्री दोनों एक्सेस को। जब मैंने W0 की वैल्यू बढ़ाई तो फिर वो ओरिजिन से थोड़ा फासले पर चली गई, लेकिन 90 डिग्री का एंगल ही बना रही थी वो डिसीजन बाउंड्री मेरे वेट वेक्टर के साथ। तो अगर मैं सपोज़ ज़ीरो इसको 5 रखने की बजाय लेट से कि मैं इसको 7 कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, तो फिर भी ये बाउंड्री शायद इसी तरीके से बनेगी, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा दूर से गुजरेगी, और जो एंगल बनेगा विद वेट वेक्टर वो अगेन 90 डिग्री का ही रहेगा। ये बेसिकली समझाने का मतलब है। तो यहाँ पे फिर दो कंक्लूजन्स हमें मिलते हैं जी। पहला कंक्लूजन ये कि डिसीजन बाउंड्री इज़ ऑर्थोगोनल टू वेट वेक्टर एंड बायस शिफ्ट्स द बाउंड्री बैकवर्ड और अपवर्ड। ठीक है जी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे क्योंकि आपको याद होगा ये y इंटरसेप्ट होता था, ये जो W0 है या थीटा ज़ीरो है, ये बेसिकली y इंटरसेप्ट था। ये बताता था कि एक्सेस को कहाँ पे कट करेगा। तो उस वेक्टर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव, उस डिसीजन बाउंड्री को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करने के लिए W0 की वैल्यू रोल प्ले करेगी। अलबत्ता अगर आप W0 को सपोज ज़ीरो कर दें तो फिर ये जो डिसीजन बाउंड्री है ये ओरिजिन में से पास होगी। ये अगर आप W0 को सेट कर देते हैं ज़ीरो पे तो डिसीजन बाउंड्री विल पास थ्रू दी ओरिजिन, तो फिर ये ओरिजिन में से डिसीजन बाउंड्री पास होगी। अलबत्ता फिर भी ये बाउंड्री जो है ये आपके वेट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी आई थिंक एग्जांपल है जिससे हम दो बातें समझना चाह रहे हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द वेट वेक्टर एंड द डिसीजन बाउंड्री, कि वेट वेक्टर जहाँ प्लॉट होगा और डिसीजन बाउंड्री उसके साथ 90 डिग्री के एंगल पर प्लॉट होगी, और बायस जो है वो उस डिसीजन बाउंड्री को अपवर्ड या बैकवर्ड मूव करने के लिए आप उसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, और अगर वो वैल्यू ज़ीरो पर सेट कर दी जाए तो डिसीजन बाउंड्री जो है वो ओरिजिन में से पास होगी। तो लिहाजा ये एक बड़ी कह लें कि इम्पॉर्टेंट बात थी, ताकि आप इसे रिलेट कर सकें कि कैसे डिसीजन बाउंड्री जो है उसके ऊपर W0 का क्या इम्पैक्ट आता है, जो वेट है, बायस से रिलेटेड वेट है, और जो बाकी के वेट वेक्टर्स, बाकी के वेट्स हैं जिसको हम वेट वेक्टर कह रहे हैं बेसिकली, उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो उस वेट वेक्टर ने डिसाइड करना है कि डिसीजन बाउंड्री की क्या डायरेक्शन होगी। अलबत्ता उस ओके अब हम बात कर सकते हैं परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल की, उस मेथड की, उस एल्गोरिदम की जो बेसिकली इस्तेमाल होगा टू ट्रेन दी वैल्यूज़ ऑफ दीज वेट वेक्टर, दीज वेट्स। तो अजम्पशन क्या है कि एक अजम्पशन हम छोटी सी ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। अदरवाइज़ रोल तो आप देख ही चुके हैं कि बायस का रोल है क्या। तो लेट्स रिलैक्स दी बायस इनपुट एंड एसोसिएटेड वेट, कि वो जो W0 है उसको एक लम्हे के लिए हम इग्नोर कर देते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि हमें जो बाउंड्री चाहिए वो ओरिजिन में से पास हुआ करे। ठीक है ना जी। अगर आप W0 रिलैक्स कर दें, निकाल दें, y इंटरसेप्ट ज़ीरो कर दें, तो फिर वो जो लाइन है वो कहाँ पास होगी, वो ओरिजिन में से पास होगी, ये हमें पता है। तो अगर हम ये अपने लिए आसानी रखने के लिए और इस रूल को आसानी से समझने के लिए अगर ये एज्यूम करके चलेंगे जी, फ़िलहाल हम कह रहे हैं कि W0 हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारी जो डिसीजन बाउंड्री है वो हम चाह रहे हैं ओरिजिन में से ही पास हो, तो इसलिए नहीं चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो ये हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं जी। तो चूंकि हमने ये अजम्पशन ले ली है तो अब हमारे पास एक नॉन बायस न्यूरॉन किस तरह का नज़र आएगा वो आपके सामने है, कि यहाँ पे P1 क्या है, बेसिकली ये X1 है, ठीक है जी, और P2 क्या है, ये X2 है। ये आप याद रखिएगा, ये वही चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं नोटेशन इसलिए चेंज हो गई है कि मेरा जो सोर्स है बेसिकली इस लेक्चर का वो चेंज हुआ है, तो इस वजह से।
तो x1 एंड x2 दो इनपुट्स हैं और आगे फिर एसोसिएटेड वेट्स हैं W11 एंड W12, ठीक है। ये कुछ वेट्स जो हैं ये, अब ये भी नोटेशन अगर आप समझना चाहें तो इसे यूँ समझ सकते हैं कि W फॉर वेट एंड बेसिकली दिस फर्स्ट वन, ये वाला जो पहला वन है ये बता रहा है कि आप न्यूरॉन नंबर 1 के अंदर इनपुट जा रही है, और दूसरा वन जो है ये बता रहा है कि पिछली जो जहाँ से ये आ रही है इनपुट उसका सबस्क्रिप्ट क्या है, यानी फर्स्ट x1 से आ रही है तो यहाँ पे 7 वन है। इसी तरह से अगर इस वन को देखें तो ये अगेन ये भी यही यहाँ पे भी यही मुराद है कि ये न्यूरॉन 1 में इनपुट जा रही है, और कहाँ से इनपुट आ रही है दूसरा सबस्क्रिप्ट ये बताता है कि पॉइंट 2 से आ रही है, यानी x2 से आ रही है। दूसरे लफ्ज़ों में सादा लफ्ज़ों में अगर मेरे पास यहाँ पे 2 न्यूरॉन होते और एक का नाम होता N1 सपोज़, और मैं कह देता हूँ, और दूसरे का नाम होता N2 लेट्स से, तो मेरे पास यहाँ पे एक होता x1 और एक होता मेरे पास x2, तो एक यहाँ से भी इधर इनपुट जा रही होती सपोज़, और एक यहाँ से भी इधर इनपुट आ रही होती अगर 2 न्यूरॉन्स होते। तो मैं इस वेट की अगर बात करूँ तो फिर ये वेट क्या होता कि ये देखा जाएगा कहाँ जा रहा है, 1 में जा रहा है तो यहाँ पे 1 है, कहाँ से आ रहा है 1 से आ रहा है तो ये 1,1 होता। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वेट की बात करूँ तो ये कहाँ जा रहा है, ये 1 में जा रहा है तो 1 आएगा, और कहाँ से आ रहा है 2 से आ रहा है तो 1,2, तो ये है W1,2। अगर इसी तरह से मैं इस पर्टिकुलर वेट की बात करूँ, इस वेट की कि ये वेट क्या होगा, तो ये 2 में जा रहा है तो ये है W2, 1 से आ रहा है तो 2,1, यानी जिसमें इनपुट हो रहा है उसको पहले लिखेंगे और जहाँ से इनपुट आ रही है उसको बाद में लिखेंगे। और अगर इस वेट की बात की जाए तो ये 2,2, यानी 2 से 2 में इनपुट हो रहा है। तो बेसिकली ये नोटेशन है, ये इसलिए भी मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसलिए भी बता रहा हूँ कि आगे जाके हमने इसको रूल को थोड़ा जनरलाइज भी करना है जब हम बात करेंगे कि देर आर मोर देन 1 न्यूरॉन्स इन अ लेयर, तो बेसिकली उन पर इकट्ठा काम कैसे किया जा सकता है, तो इस नोटेशन से फेमिलियर होना आपको पड़ेगा फिर। तो बाकी ये वही चीज़ है कि समेशन आई गई, उसने अपनी एक्टिवेशन दे दी, वो हार्ड लिमिट फंक्शन या स्टेप फंक्शन में चला गया और वहाँ से आउटपुट जनरेट होगी, एंड सिंपल। और ये अगर आप थोड़ा सा इसको चीज़ को देखें तो आपको पता है कि W क्या है, बेसिकली वेट वेक्टर है रो फॉर्म में, और उसे आप P से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये कुछ इस तरह से है कि W1,1 एंड W1,2 ये एक बेसिकली रो वेक्टर है, और इसे आप ज़रूर किससे दे रहे हैं, P से, और P को मैं क्या ले रहा हूँ, P1 P2, तो ये आ जाएगा W11 इंटू P1 प्लस W12 इंटू P2, तो ये वही चीज़ बन जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा, एक तो हम अजम्पशन ले रहे हैं जी, दूसरा कि अब आप साइड पर जो फिगर है उसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हों डेटा सेट में, एक पॉइंट जो है वो 1 सपोज उसको मैं एक ऐसी जिस क्लास को भी वो बिलोंग कर रहा है उस क्लास को मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और 2 पॉइंट्स मेरे जो हैं वो एक दूसरी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं जिसे मैं वाइट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो डिसीजन बाउंड्रीज जो बन सकती हैं वो इनफाइनाइट है। पहली बात तो ये इनफाइनाइट डिसीजन बाउंड्रीज बन सकती हैं इन दोनों तरह के पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 5 बाउंड्रीज़ आपको बनाकर दिखाई भी गई हैं। शर्त यह है कि पांचों हम ओरिजिन में से पास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बायस रिलैक्स की हुई है, हमारी अजम्पशन है। तो ओरिजिन में से पास हो इस शर्त के बावजूद इनको सेपरेट करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसीजन बाउंड्रीज बन सकती हैं, और उस हिसाब से फिर आप देखेंगे अगर दूसरी फिगर में देखें तो आपके जो वेट वेक्टर्स हैं, जाहिर सी बात है कि इनफाइनाइट वेट वेक्टर्स के या इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऑफ वेट्स आपके पास होंगे जिनके अगेंस्ट जो डिसीजन बाउंड्री बनेगी वो डेटा को करेक्टली क्लासीफाई करेगी। इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और हमारे एल्गोरिदम ने उसके अंदर से एक पॉसिबिलिटी हमें फाइंड करके देनी है। वो कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स, शर्त यह है कि वो डेटा को क्लासीफाई सही तरीके से कर रहा हो।
और ये आप देख सकते हैं कि वेट अगर इस डायरेक्शन में है, वेट अगर इस डायरेक्शन में है तो डिसीजन बाउंड्री इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमें इनके दरमियान जो एंगल है वो पता है कि 90 डिग्री का बनता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी, कि बेसिकली जब आप डेटा को क्लासीफाई करते हैं तो आपको जो डिसीजन बाउंड्री रिक्वायर्ड होती है, वो डिसीजन बाउंड्री आपकी ये नहीं कोई एक या दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और जब एल्गोरिदम चलता है हमेशा वही फाइंड करके देता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर एक बार एल्गोरिदम चले तो एक डिसीजन बाउंड्री या एक वेट कॉम्बिनेशन फाइंड करके दे जिससे एक डिसीजन बाउंड्री बन रही हो, और अगली बार चले तो एक और डिफरेंट वेट कॉम्बिनेशन आपको फाइंड करके दे जिससे एक डिफरेंट डिसीजन बाउंड्री बनती हो, और दोनों डिसीजन बाउंड्रीज करेक्टली डेटा को क्लासीफाई भी कर रही हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, कि इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो स्पेस है वो कंटिन्यूस है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं जी कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो इस पॉसिबिलिटी, इतनी ज़्यादा पॉसिबल डिसीजन बाउंड्री में से हमें एक डिसीजन बाउंड्री फाइंड करके देगा, और उसके लिए हमें एक वेट वेक्टर निकाल के देगा, और हमने बायस फ़िलहाल रिलैक्स कर दी हुई। अब हम देखते हैं कि लर्निंग रूल जो है वो परसेप्ट्रल लर्निंग रूल जिसको हम कह रहे हैं वो कैसे काम करता है। मैंने एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल के साथ ये हम करेंगे ताकि हम साथ साथ इसे समझ भी सकें। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें 3 सैम्पल्स हैं, ठीक है जी। 3 सैम्पल्स हैं, P1 एंड P2 एंड P3, ठीक है। 3 सैम्पल से मुराद क्या है कि मेरे पास बेसिकली X1 है और X2 है, ये डेटा सेट है। तो इसमें जो पहला सैंपल जिसे मैं 0.1 कह रहा हूँ उसमें ये 1 है और ये 2 है। दूसरा सैंपल जिसे मैं 0.2 कह रहा हूँ उसके अंदर ये -1 है और ये 2 है जी। और तीसरा सैंपल जिसे मैं 0.3 कह रहा हूँ उसमें ये 0 है और ये -1 है। और साथ ही साथ इसमें एक आउटपुट भी है जिसे हम यूजुअली उधर y कहा करते थे, लेकिन यहाँ पे t कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ये बुक जो है या ये जो सोर्स ऑफ लेक्चर है ये इसे t कह रहा है, T1 T2 T3। तो पहले क्लास यानी मैं इसे आप बेशक y कह दें इसे, नो प्रॉब्लम। तो पहले सैंपल की जो एक्चुअल क्लास है गिवन वो है 1, दूसरे सैंपल की एक्चुअल क्लास जो गिवन है वो है 0, और तीसरे सैंपल की एक्चुअल क्लास जो कि गिवन है वो भी 0 है। तो ये एक डेटा सेट है जी बेसिकली, और इस डेटा सेट को यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट फॉर्म में आपको लिखकर दिखाया हुआ है यही चीज़ जो आपको मैंने यहाँ पे बना के दिखा दी है। दूसरी चीज़ हमने शुरू में, और अगर इस डेटा सेट को प्लॉट किया जाए तो ये यहाँ पे प्लॉटेड है कि पहला सैंपल 1,2 1 क्लास को बिलोंग करता है। तो ये आप देखें यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे वैल्यू जो है ये 2 है। तो 1,2 यानी ये 1 क्लास को बिलोंग करता है। दूसरा सैंपल है -1,2, तो अगर ये इस तरफ 1 है तो फिर इस तरफ होगा -1। तो -1,2 यानी कि ये वाला सैंपल, और ये सैंपल बिलोंग कर रहा है 0 क्लास को, तो इसे वाइट सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया। और तीसरा सैंपल क्या है 0, -1। तो 0, और ज़ाहिरी बात है कि अगर इस तरफ ये हम देखें तो x2 एक्सेस जो है वो माइनस होगा, तो यहाँ पे तकरीबन ये -1 होगा। तो तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ बन रहा है जो कि वाइट क्लास को। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर प्लॉट करके स्पेस में आप देखें तो बेसिकली ये फॉर्म बनेगी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लॉटेड है ये। अच्छा जी, अब अगली चीज़ है वेट वेक्टर। ये वेट वेक्टर है, और इस वेट वेक्टर को आपने इनिशियली रैंडमली एज्यूम करना होता है। तो मैंने चूंकि जैसे कि बताया कि मैं W0 तो कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे 0 एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि डिसीजन बाउंड्री हमारी जो है वो ओरिजिन पे बनेगी। हम ये इसलिए कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम सिंपल रहे, बाद में उसे भी देख लेंगे। तो इसमें अब हमारे पास W1 होगा जिसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1.0, और एक होगा W2 जिसकी मैं वैल्यू ले रहा हूँ -0.8। तो ये मेरे पास वेट वेक्टर है जी। और अब हम देखते हैं कि परसेप्ट्रल लर्निंग रूल काम कैसे करता है। तो पहले तो जाहिर सी बात है कि आउटपुट जनरेट होगी कि इस वेट वेक्टर को पहले 0.1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पहले 0.1 के विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं, तो 0.1 के साथ वेट वेक्टर को ज़रब दी जाएगी। जैसे थीटा ट्रांसपोज एक्स था तो यहाँ पे W ट्रांसपोज एक्स है, तो आपने इससे ज़रब दी यानी आपके पास ये वेट वेक्टर है।
और ये वो पहला पॉइंट है। तो जब आपने इसको ज़रब दी तो आपके पास जवाब आ गया 1 इंटू 1 माइनस 0.8 इंटू 2, जो कि बराबर होता है माइनस 1.6 के। तो 1 माइनस 1.6 इज़ इक्वल टू माइनस 0.6। और इसको आपने हार्ड लिमिट फंक्शन में यानी स्टेप फंक्शन में पास किया। स्टेप फंक्शन ये चेक करता है कि इफ़ दिस आउटपुट इज़ लेस देन 0 then the output is 0, and if this output is greater than 0 then the output is 1। तो यहाँ पे चूँकि लेस देन 0 है तो फिर हमारी ए यानी कि आउटपुट जो है फाइनल आउटपुट ऑफ न्यूरॉन हमारे पास आ जाएगी 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्चुअल क्लास के साथ, यानी ये तो मेरी प्रिडिक्टेड क्लास है, मेरे न्यूरॉन ने गिवन वेट्स की बुनियाद पर प्रिडिक्ट किया है इसको। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्चुअल गिवन आउटपुट के साथ, ये जो डेटा सेट में गिवन है आउटपुट, या इधर जो हमारी क्लास में इधर जो प्रॉब्लम में गिवन है आउटपुट 1, तो दोनों में फ़र्क है। चाहिए थी आउटपुट 1 आती और हमारे पास जो आउटपुट आई है वो आ गई है 0। तो अब ये परसेप्शन लर्निंग रूल ये कह रहा है कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट जो है वो 1 हो, जिसे मैं टी कह रहा हूँ, जबकि आपकी प्रिडिक्टेड आउटपुट 0 हो, जैसे मैं ए कह रहा हूँ, तो फिर वेट को अपडेट करने का रूल ये होगा कि जो ओल्ड वेट है उस वेट में पॉइंट को जमा कर दिया जाए। उस वेट में क्या किया जाए, पी की वैल्यू ऐड कर दी जाए, तो आपके पास न्यू वेट आ जाएगा। ये वेट को अपडेट करने का रूल है इन परसेप्शनल लर्निंग रूल। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओल्ड वेट क्या है 1 माइनस 0.8, और मेरे पास पहला पॉइंट क्या है जिसको मैं क्लासीफाई कर रहा था 1,2। तो अब 1,2 यानी 1 को इधर 1.0 में ऐड कर दें और 2 को माइनस 0.8 में ऐड कर दें, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेट होगा वो होगा 2,1.2। तो ये न्यू वेट होगा जी, ये न्यू वेट है। और इस न्यू वेट को अब हम क्या करेंगे, अगले सैंपल के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। ये एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इंक्रीमेंटल अप्रोच ये होती है कि आपने वेट को पहले सैंपल के ऊपर अप्लाई किया, पहले सैंपल को क्लासीफाई किया, पहला सैंपल अगर क्लासीफाई सही नहीं हुआ तो वेट को अपडेट किया, और फिर अपडेटेड वेट को इस्तेमाल किया फॉर नेक्स्ट सैंपल। बात समझ में आ रही है जी? ये एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है। और एक अप्रोच होती है जो पूरे बैच पर चलती है, जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे सैंपल्स के ऊपर इकट्ठा आप अप्लाई करते हैं, जैसे आपने लीनियर रिग्रेशन में किया था या आपने जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी किया था। अगर आपको याद हो तो आप सारे सैंपल्स के ऊपर इस अप्लाई करते थे समेशन लगा के। जो जे कंप्यूट करते थे उसमें समेशन होती थी फॉर ऑल सैंपल्स, वो चलता था, और फिर उनके ऊपर एक्यूमुलेटेड फॉर्म में आप एक वेट को अपडेट करते थे सभी के लिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं ये एक स्टोकेस्टिक अप्रोच है और इसको इंक्रीमेंटल अप्रोच हम कहेंगे, कि इसमें हम पहला सैंपल पकड़ेंगे और अपने गिवन वेट के साथ क्लासीफाई करेंगे। अगर गिवन वेट उसे करेक्टली क्लासीफाई करता है तो फिर वेट को चेंज नहीं करेंगे, वेट को एज इट इज़ रहने देंगे। ये मैं रूल बता रहा हूँ। और अगर वो वेट, अगर हमारा जो गिवन वेट हमने जो लिए हैं वो क्लासीफाई गलत कर देते हैं, तो फिर हम ये जो रूल बताया है मैंने, इस रूल के तहत वेट को अपडेट करेंगे और फिर अपडेटेड वेट यूज़ करेंगे फॉर नेक्स्ट सैंपल, और फिर नेक्स्ट सैंपल को क्लासीफाई करेंगे। अगर वो करेक्टली क्लासीफाई होता है तो वेट्स को चेंज नहीं करेंगे, और अगर वो करेक्टली क्लासीफाई नहीं होता तो फिर उसके हिसाब से वेट्स को चेंज करेंगे, और फिर अपडेटेड वेट्स यूज़ करेंगे फॉर थर्ड सैंपल। और यूँ अगर मेरे पास 10 सैंपल्स हैं तो एक एक करके 10 के 10 सैंपल्स के साथ डेटा सेट के अंदर ये काम होगा। एक बार डेटा सेट के अंदर सारे सैंपल्स के ऊपर ये काम हो गया तो अब ये प्रोसेस रिपीट होगा, यानी फिर पहले सैंपल से ये शुरू हो जाएगा। यानी आपने इनिशियली एक रैंडम वेट्स लेने और फिर उसे 1 बाय 1 सारे सैंपल्स के साथ अपडेट करते रहना है। जिसको वो सही क्लासीफाई करे तब उसे अपडेट नहीं करना, और जिसको वो गलत क्लासीफाई करे वहाँ उसे अपडेट कर देना है। और जब एक बार सारे सैंपल्स पर हो जाए तो वो जो फाइनल अपडेटेड वेट्स होंगे आखिरी सैंपल के बाद, उन्हीं वेट्स के साथ दोबारा से पहले सैंपल से शुरू कर देना है। तो एक बार सारे सैंपल्स पर चल जाना, वेट्स का अपडेट हो जाना, इसे हम कहते हैं 1 ईपॉक। और इस तरह की हमारे पास सैकड़ों या हज़ारों ईपॉक्स के बाद जाकर के हमारे वेट्स की हमें वो वैल्यूज़ मिलेंगी
जो कि आपके डेटा सेट को पूरी तरह से करेक्टली क्लासीफाई कर रही होगी विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो ये एक अमल है, ये एक प्रोसेस है, या ये एक एल्गोरिदम है जिसको हम परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल कह रहे हैं जी, या लर्निंग एल्गोरिदम कह रहे हैं, जो बेसिकली हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइड पर अगर आप इन दो फिगर्स को देखें तो इन पे अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बेसिकली इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये लर्निंग रूल जो है ये काम कैसे कर रहा है। देखें, अगर मैं वापस देखूं कि मेरे पास जो वेट वेक्टर था, तो ये वाला वेट वेक्टर जो है 1 कॉमा माइनस 0.8, तो यानी x वन डायरेक्शन में ये 1 है और x टू डायरेक्शन में ये माइनस 0.8 है। तो अगर आप इस वेट वेक्टर को प्लॉट करें तो यहाँ प्लॉट होगा ये वो पॉइंट है कि इस डायरेक्शन में ये 1 है और इस डायरेक्शन में ये तकरीबन माइनस 0.8 है। ठीक है ना जी, माइनस 0.8 है इस डायरेक्शन में। बहरहाल, तो अगर मैं ये वेट वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो फिर ऑब्वियस बात है कि डिसीजन बाउंड्री इसके साथ 90 का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पास होगी। तो ये डिसीजन बाउंड्री ने इसके साथ 90 का एंगल बनाना है, इस वजह से इस तरफ जाएगी। अब जाहिर बात है कि अगर मैं इसको देखूं, मैं इसे थोड़ा सा अरेज कर लूँ ज़रा, ओके। तो अब आप इस डिसीजन बाउंड्री और वेट वेक्टर का रिलेशनशिप देख के ये तो पता चल रहा है कि ओके, वेट वेक्टर जिस डायरेक्शन में था, डिसीजन बाउंड्री ने उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहाँ से पास हो रही है। अब ये डिसीजन बाउंड्री जो है इसके जो पॉइंट्स इसके राइट साइड पर आएंगे ये उन्हें 1 क्लास को बिलोंग करवाएगी, और जो इसके लेफ़्ट साइड पर आएंगे उसे ये 0 क्लास को बिलोंग करवाएगी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लैक पॉइंट की बात करूं, क्योंकि इस पॉइंट को हम क्लासीफाई कर रहे थे ना, ये P1 है, ये जो हमारा पहला पॉइंट है हम इसको फ़िलहाल क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री के लेफ़्ट साइड पर आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड पर आने की वजह से हमारा जो ये जो वेट वेक्टर है उसकी वजह से जो बाउंड्री बन रही है उसके लेफ़्ट साइड पर आने की वजह से हमारी प्रेडिक्शन क्या आ रही है, 0। हमारी प्रेडिक्शन है कि ये 0 क्लास को बिलोंग कर रहा है, जबकि एक्चुअली ये 1 क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो बाउंड्री है ये कुछ इस तरफ मूव कर जाए, इस तरफ मूव करे, ताकि ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस बाउंड्री के राइट साइड पर आ जाए, और राइट साइड पर आने की वजह से फिर ये सही क्लासीफाई हो जाएगा, फिर इसकी आउटपुट सही प्रिडिक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस बाउंड्री को अगर मुझे इस तरफ रोटेट करना है, इस तरफ लेके जाना है, तो इस वेक्टर को मुझे इस तरफ लेके आना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर इस वेक्टर को मुझे इस तरफ लेके आना है तो दूसरे लफ्ज़ों में मुझे इससे जिस पॉइंट को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ ना उसकी डायरेक्शन में लेके जाना है, यानी उस पॉइंट की डायरेक्शन में मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा। ये सादा लफ्ज़ों की ये बात है। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि उस पॉइंट को, जिस पॉइंट को आप क्लासीफाई कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ही इसके अंदर ऐड कर दें। ये खुद ब खुद उसकी तरफ चला जाएगा। इसको उस तरफ लेके जाने के लिए वो पॉइंट आप इसमें ऐड कर दें। तो जब आप ये पॉइंट जो है वो आप इस वेट वेक्टर में ऐड करेंगे, आपको पता है कि दो वेक्टर्स जब ऐड होते हैं तो क्या होता है, तो जब ये पॉइंट इस वेक्टर में ऐड होगा तो ये नई फॉर्म बनेगी वेक्टर की, वेक्टर नई फॉर्म ये बनेगी। तो वेक्टर ऑटोमेटिकली इस पॉइंट के करीब चला जाएगा। तो जब ये इस पॉइंट के करीब चला जाएगा तो अब जब 90 डिग्री पर एक बाउंड्री बनाएंगे ये वाली, तो अब आप इस 90 डिग्री पर बनने वाली बाउंड्री को देखेंगे तो अब आपका पॉइंट 1 जो है वो इसकी राइट साइड पर आ रहा है। तो राइट साइड पर आने की वजह से अब सही क्लासीफाई होगा। तो ये बेसिकली थोड़ी और कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन ये सादा लफ्ज़ों के अंदर इसकी एक कह लें कि एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप चाह रहे हैं कि एक पॉइंट को आपने क्लासीफाई किया और पता चला ये तो गलत जवाब आ रहा है, तो फिर आप अपनी वेट वेक्टर को उस पॉइंट की तरफ मूव करवा दें। आप देखेंगे कि बाउंड्री जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसी जगह पे चली जाएगी जहाँ पे वो पॉइंट सही क्लासीफाई होना शुरू हो जाएगा। और ये काम करने के लिए आपके पास एक आसान सा तरीका ये है कि आप उस पॉइंट को ही उस वेट वेक्टर में जमा कर दें। ये ऑटोमेटिकली उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में, ये जो वेट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि जी आपने तो बाकी पॉइंट्स को तो भी देखना होता है, आपने सिर्फ इस एक पॉइंट को देखा और इसको क्लासीफाई कर दिया, ये सही हो गया। और इसके सही क्लासीफाई होने की वजह से अब अगर मैं पहले वाली डिसीजन बाउंड्री देखूं
कि अगर मैं इस फर्स्ट डिसीजन बाउंड्री को देखूं तो इस डिसीजन बाउंड्री के मुताबिक ये वाला पॉइंट सही क्लासीफाई हो रहा था, क्योंकि ये बाउंड्री के लेफ़्ट साइड पर था और लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट को ये बाउंड्री ज़ीरो क्लास को बिलोंग करवाएगी और ये सही क्लासीफाई हो रहा था। बट अब जब आपने बाउंड्री चेंज की तो अब ये वाला पॉइंट जो है ये बाउंड्री के राइट साइड पर आ गया है और ये मिसक्लासीफाई होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक रेज होगा कि ये तो फिर हम क्या गलत नहीं कर रहे कि जिस पॉइंट को हम क्लासीफाई कर रहे हैं उसको दुरुस्त करने के चक्कर में हम कोई और पॉइंट्स मिस क्लासीफाई करना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा। जब आप आइट्रेटिवली कई बार इस अमल को दोहराएंगे हर पॉइंट के लिए, तो फाइनली आप देखेंगे कि बाउंड्री ऐसी जगह पे एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी जहाँ पे जाके वो इसे परफेक्टली क्लासीफाई करेगा। ये इस बात को साबित करने के लिए बाकायदा तौर पर एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है जी, बट दैट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर कोर्स, तो उसे आप अपने तौर पे चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक पक्की बात है कि फाइनली कन्वर्ज करेगा हमारा सोल्यूशन। फाइनली एक ऐसी जगह पे डिसीजन बाउंड्री ज़रूर पहुंचेगी जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स करेक्टली क्लासीफाई वो कर रही होगी। तो आई होप कि आपको ये रूल जो है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसे सेकंड पॉइंट पर अप्लाई करके देखेंगे। ओके तो अब हमारे वेट्स जो हैं वो अपडेट हो चुके हुए हैं। इसकी जगह पे 2 आ चुका हुआ है और इसकी जगह पे मेरे पास 1.2 आ चुका हुआ है। अब दूसरा पॉइंट मैंने लेना है जी। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, -1, 2 ये वाला आ गया और ये अपडेटेड वेट्स आ गए। आपने अपने इनको जब दोनों को ज़रब दी तो मेरे पास जो जवाब आया वो 0.4 था और जब मैंने हार्ड लिमिट फंक्शन को उसे पास किया तो सिंस 0.4 इज़ ग्रेटर दैन 0 तो आउटपुट होगी 1। अब इसकी एक्चुअल क्लास है 0 और आपकी आउटपुट आ रही है 1। चूँकि दोनों में डिफरेंस हैं तो फिर वही वाला रूल अप्लाई होगा, लेकिन अब रूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उस वक़्त ये था कि अगर एक्चुअल क्लास हो 1 और आपकी प्रिडिक्शन हो 0 तो पॉइंट को ऐड कर दें। अब ये है कि अगर एक्चुअल क्लास 0 हो और आप उसे 1 प्रिडिक्ट कर रहे हो तो पॉइंट ऐड नहीं करना बल्कि पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दें उस तरफ लेके जाने के लिए। ठीक है जी। अगर आप इस फिगर को देखें तो मैंने जो ये डिसीजन बाउंड्री थी, यानी ये जो वेक्टर है वेट वेक्टर, ये 2, 1.2 है। तो जब मैंने इसको हमने प्लॉट किया है, ओके, ये तो खैर वो ये जो फिगर है इसमें तो पिछला केस डिस्कस हो रहा है कि ये पहले प्रीवियस वेट था 1, तो जब आपने इसे अपडेट किया तो फिर ये वेट वेक्टर यहाँ पे चला गया और वेट वेक्टर पहले इसके विद रिस्पेक्ट ये वाली बाउंड्री बन रही थी और अब इस वेट के विद रिस्पेक्ट ये वाली बाउंड्री बन रही होगी। तो ज़ाहिरी बात है कि ये बाउंड्री ऐसी जगह पे चली गई है कि ये वाला पॉइंट अब मिस क्लासीफाई होना शुरू हो गया, दूसरा जिसको अभी हम कर रहे हैं। तो अलबत्ता ये है कि ये आपने जहन में रखना है कि जब आपका एक्चुअल क्लास 1 हो और आप उसे 0 प्रिडिक्ट कर रहे हो तो फिर आपको अपना वेट वेक्टर पॉइंट की तरफ लेके जाने के लिए ऐड करना होता है वेट वेक्टर में। और जब एक्चुअल क्लास 0 हो और आप उसे 1 प्रिडिक्ट कर रहे हो तो फिर आपको अपना वेट वेक्टर पॉइंट की तरफ लेके जाने के लिए पॉइंट उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि वो आप उस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर आ चुके होते हैं। तो ये काम करने के लिए फिर ये हमने अपडेट कैसे किया कि ये प्रीवियस वेट हमने लिया और उसमें से पॉइंट क्या था -1, 2, उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास अपडेटेड वेट्स आ गए 3, -0.8। अब ये जो अपडेटेड वेट्स हैं इन वेट्स को हम अप्लाई करेंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर और फिर तीसरे पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब मेरे पास अपडेटेड वेट्स हैं जी 3, -0.8 और तीसरा पॉइंट है मेरे पास 0, -1। तो मैंने जब इनको ज़रब दी तो आंसर आया 0.8, जिसको हार्ड लिमिट फंक्शन में पास किया तो आउटपुट आई 1। डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, 0। मेरे पास क्या आ रही है, 1। अगर डिज़ायर्ड 0 हो और आपके पास आ रही हो आउटपुट 1 तो फिर माइनस करते हैं। तो फिर दोबारा अब आप इस पॉइंट को प्रीवियस वेट्स में से माइनस कर दें। तो प्रीवियस वेट्स क्या हैं, 3, -0.8 और इसमें से अब मौजूदा पॉइंट जो है वो है 0, -1। इसको आपने माइनस किया तो अब मेरे पास जो अपडेटेड वेट्स आ गए वो आ गए 3, 0.2।
तो यूँ आप देखेंगे, और साथ ही इसको इसी चीज़ को उसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया गया। तो अब आप देखें कि अब आपके पास जो वेट वेक्टर है, उस वेट वेक्टर को अगर आप देखें तो ये वेट वेक्टर अब आप दोबारा से अप्लाई करेंगे पहले पॉइंट के ऊपर, दूसरे पॉइंट के ऊपर, तीसरे पॉइंट के ऊपर, और आप देखेंगे कि वो उन्हें करेक्टली क्लासीफाई करता है या कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे करके देखता हूँ कि अब अगर मैं इस अपडेटेड वेट्स को, जो कि मेरे पास क्या है 3 और 0.2, 3 और 0.2 मेरे पास अपडेटेड वेट्स हैं, और इनको अगर मैं ज़रब देता हूँ पहले पॉइंट के साथ 1,2 के साथ, तो मेरे पास जवाब क्या आता है जी, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 0.2 0.4, तो दी आंसर इज़ 3.4। तो 3.4 जो है ये इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये 1 क्लास, यानी इसके अंदर हमारी जो हार्ड लिमिट फंक्शन, यानी जो ए आउटपुट जिसे हम कह रहे हैं हार्ड लिमिट फंक्शन की आउटपुट, वो क्या है 1। एक्चुअल क्लास क्या है 1, तो एक्चुअल क्लास जो है वो भी 1 है और आपकी प्रिडिक्शन भी 1 आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट सही क्लासीफाई हो रहा है। दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट को इसी वेट के, अब अगर सही क्लासीफाई हो रहा है तो फिर अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही क्लासीफाई हो रहा है तो अब आपने अपने वेट्स को चेंज नहीं करना। जब गलत क्लासीफाई हो तब वेट्स को अपडेट करना है। तो अब वेट्स यही रहेंगे और दूसरे पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट है मेरे पास -1,2। तो इसको जब मैंने किया तो मेरे पास आया -3, 3 इंटू -1, तो ये -3 प्लस 2 इंटू 0.2 0.4, तो -3 प्लस 0.4 का मतलब है -2.6। तो -2.6 इज़ लेस देन ज़ीरो, तो आउटपुट हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी ज़ीरो। तो हमारी प्रिडिक्टेड आउटपुट आ रही है ज़ीरो और एक्चुअल ज़ीरो है, तो ये सही प्रिडिक्शन आ गई। अब दोबारा वेट्स अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट भी सही क्लासीफाई हो गया। तो तीसरे पॉइंट के लिए अगर हम इसे देखें कि 3 0.2 और मेरे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है 0,-1। तो अब मैं दोनों को जब ज़रब देता हूँ तो 3 इंटू 0 ज़ीरो हो गया और 0.2 इंटू 1 -0.2 हो गया। तो -0.2 इज़ लेस देन ज़ीरो, जिसका मतलब है कि हार्ड लिमिट फंक्शन इस पर आउटपुट क्या देगा, ज़ीरो। तो हमारी आउटपुट आ रही है ज़ीरो और एक्चुअल आउटपुट जो है वो चाहिए कौन सी है, ज़ीरो। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स इन वेट्स के साथ करेक्टली क्लासीफाई हो रहे हैं, और चूंकि तीनों पॉइंट्स इन वेट्स के साथ करेक्टली क्लासीफाई हो रहे हैं तो जो डिसीजन बाउंड्री होगी वो एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जो दोनों क्लासेस को सही तरीके से क्लासीफाई कर पा रही है। लिहाजा हम यहाँ पे कहेंगे कि हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अब मज़ीद अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है थीटास को या वेट्स को, क्योंकि वेट्स ऐसी जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पे वो परफेक्टली क्लासीफाई कर सकें। और ये इस फिगर में आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं इस वेट वेक्टर को 3,0.2 को प्लॉट करूँ तो इस डायरेक्शन में यानी x1 डायरेक्शन में ये 3 पॉइंट है, 3 है, और दूसरी डायरेक्शन में 0.2, तो ये वाला वो पॉइंट बनता है तकरीबन। और इस वेक्टर के अगेंस्ट 90 डिग्री पर अगर डिसीजन बाउंड्री बनाई जाए तो ये वाली बाउंड्री बनेगी जी, जो इस पर 90 का एंगल बना रही है। और अगर इस डिसीजन बाउंड्री के राइट साइड पर देखा जाए तो ब्लैक पॉइंट इसके राइट साइड पर आ रहा है और दोनों वाइट पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। तो ये बाउंड्री करेक्टली क्लासीफाई कर रही है सारे सैम्पल्स को। तो दिस इज़ एक्चुअली दी परसेप्शनल लर्निंग रूल के हाउ इट वर्क्स। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। तो अब हम कंस्ट्रक्टिंग दी लर्निंग रूल, यानी अब हम इसको कंबाइन करना चाह रहे हैं। अब इस रूल को थोड़ा सा कंबाइन करते हैं कि अब एक फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, यूनाइट करना चाह रहे हैं सारी चीज़ों को, कि अगर आउटपुट चाहिए, जो आउटपुट आपको डेटा सेट के मुताबिक वो 1 हो और आपकी प्रिडिक्शन 0 हो, तो डेटा पॉइंट ऐड होता है उसमें। अगर आपको आउटपुट 0 चाहिए हो और आपकी प्रेडिक्शन 1 हो तो डेटा पॉइंट उसमें से माइनस होता है। ये हमने देखा ओल्ड वेट में से न्यू वेट कंप्यूट करने के लिए। और अगर आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो, मतलब 0 आउटपुट चाहिए थी तो आपकी 0 आ रही है और 1 चाहिए थी तो 1 आ रही है, तो वेट चेंज नहीं होते, एज इट इज़ वही वेट्स हमारे न्यू वेट्स कहलाते हैं। ये 3 रूल थे। अब इनका एक यूनिफाइड रूल बनाते हैं कि ये जो t है और a है, मैं t-a को कहता हूँ कि ये बराबर है e के। और अब मैं ई पर कंडीशन बनाता हूँ कि अगर ई 1 हो, यानी टी माइनस ए 1 कब होगा, जब ये पहला रूल होगा।
ज़ाहिरी बात है ये 1 कब होगा, जब t 1 हो और a 0 हो और माइनस करने से ये 1 आ जाए। और जब e -1 कब होगा, जब ये दूसरा रूल होगा। और e 0 कब होगा, जब ये तीसरा रूल होगा। ठीक है ना जी, एक तो ये हमें पता चल गया। तो मैंने e पर कंडीशन बना दी कि इफ़ e इज़ इक्वल टू 1 देन ऐड द पॉइंट, इफ़ e इज़ इक्वल टू -1 देन सब्ट्रैक्ट द पॉइंट, एंड इफ़ e इज़ इक्वल टू 0 देन देयर इज़ नो चेंज इन वेट्स। तो अब ये मैं कंबाइन कैसे कर सकता हूँ वो हम देखते हैं। तो अब हम वेट अपडेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसे लिख सकते हैं, न्यू वेट इज़ इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस ई इंटू पी, वेयर ई इज़ इक्वल टू, एज यू कैन सी ओवर हेयर कि ई इज़ इक्वल टू टी माइनस ए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ओल्ड वेट प्लस टी माइनस ए इंटू पी। अब आप देख सकते हैं कि टी माइनस ए या ई कह लें या टी माइनस ए कह लें, एक ही बात है। जब वन होगा तो फिर यानी इसकी जगह पे जब 1 आएगा तो p से ज़रब खा के ये p इंटू 1 p बन जाएगा और ये ऐड होगा, और यही हम चाहते हैं कि ऐड हो। जब ये e की वैल्यू जो है ये -1 होगी तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1, तो p से ज़रब खा के ये बन जाएगा -p, तो फिर p ओल्ड वेट में से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, यही हम चाह रहे हैं। और तीसरा केस है जब e की वैल्यू 0 हो, तो जब ये 0 होगा, ये वाली चीज़ 0 होगी तो p से ज़रब खा के ये 0 हो जाएगा और ओल्ड वेट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ओल्ड वेट ही न्यू वेट बन जाएंगे। तो बेसिकली अब हमने एक यूनिफाइड फॉर्म बना ली कि जी अगर मैं यूँ लिखूँ कि ये यूनिफाइड फॉर्म है कि ओल्ड वेट प्लस t क्या है, t है एक्चुअल क्लास, माइनस a क्या है, a है आपकी प्रिडिक्टेड क्लास, इनटू p। और p क्या है, अगर आप देखें कि वो जो आप वेट अपडेट कर रहे हैं, अगर आप W1 अपडेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे x1 आएगा, और अगर W2 अपडेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे x2 आएगा। अगर आप इसे रिलेट करें वो वाला फॉर्मूला जो आपने ग्रेडियंट डिसेंट के लिए डिराइव किया था, ग्रेडियंट डिसेंट में डिराइव किया था फॉर लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वेट्स अपडेट करने का, तो ये वही चीज़ है। उसमें भी यही था, ओल्ड वेट यानी थी ओल्ड थीटा, उसमें प्लस नहीं था माइनस था, यहाँ पे हम प्लस ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर एक चेंज है। इनटू लर्निंग रेट था, यहाँ पे लर्निंग रेट नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई क्या था वहाँ पे, हाइपोथेसिस माइनस, यानी अगर मैं वो वाला रूल यहाँ पे लिखूँ, अगर वो वाला जो ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लीनियर रिग्रेशन जो था या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो ये था कि थीटा इज़ इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा, जो हमारा लर्निंग रेट था। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास आ जाता था जी 1/m, कुछ ये चीज़ थी। फिर उसके बाद यहाँ पे थी समेशन, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास था हाइपोथेसिस माइनस y इनटू यहाँ पे था x, और अगर ये थीटा i अपडेट हो रहा है तो फिर यहाँ पे एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर ये आप याद थोड़ा सा मेमोराइज़ करें। तो अब अगर मैं इसको इससे रिलेट करता हूँ तो आप अगर गौर से देखें, एक तो इसमें समेशन नहीं है और डिवीज़न बाई 1/m नहीं है, क्योंकि वो जो एल्गोरिदम था वो सारे सैम्पल्स पर कलेक्टिवली चलता था। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है, तो ये एक सैम्पल पर चलेगी, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। तो इस वजह से एक तो ये डिफरेंस है। उसमें लर्निंग रेट था, इसमें लर्निंग रेट फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि नहीं है। तीसरा चीज़, उसमें हाइपोथेसिस क्या था, हाइपोथेसिस थी प्रिडिक्टेड आउटपुट, जो आपने प्रिडिक्ट की, जो कंप्यूट की वेट्स के साथ, और y क्या थी, एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे अगर आप देखें तो t क्या है, एक्चुअल आउटपुट, और a क्या है, प्रिडिक्टेड आउटपुट, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये h है और ये y है। तो ये y माइनस h आ रहा है, उधर h माइनस y था। तो इस वजह से अब यहाँ पे उसमें यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे इसमें प्लस है, तो इस वजह से ये प्लस और माइनस का एक तो डिफरेंस यहाँ पे इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट माइनस हाइपोथेसिस है और उसमें था हाइपोथेसिस माइनस एक्चुअल आउटपुट, तो एक तो ये डिफरेंस है।
दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये p है और वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x होता था और x और p एक ही चीज़ है। यहाँ पे हम p कह रहे हैं, वहाँ पे हम उससे x कह रहे थे। हाँ, एक बात आप यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला सारे वेट्स को साइमल्टेनियसली अपडेट करवा रहा है। अलबत्ता अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखें, अगर मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखूँ तो इसे एक एक वेट के लिए अलग से भी लिखा जा सकता है। यानी फॉर एग्जांपल W1 पहला वेट इज इक्वल टू, ये न्यू है, न्यू कैसे बनेगा, W1 ओल्ड प्लस T जो एक्चुअल क्लास है माइनस प्रिडिक्टेड क्लास। और यहाँ पे P जो है, P बेसिकली P एक वेक्टर है, इसी वजह से ये बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो P एक वेक्टर है, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स डिपेंड करता है कि ज़ाहिरी बात है कितने फीचर्स हैं, x1 x2 x3 जितने भी फीचर्स हैं। तो अगर आप W1 अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस P जो P बेसिकली एक वेक्टर है, इसके अंदर यहाँ पे P1 P2 जितने भी आपके पास फीचर्स हैं, x1 x2 कह लें या P1 P2 कह लें, एक ही बात है। तो अगर आप W1 अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रब खाएगा P1, और जब आप W2 अपडेट करेंगे, जब आप W2 अपडेट करेंगे तो फिर यहाँ पे ज़रब खाएगा T माइनस A इंटू P2। तो बेसिकली ये वही चीज़ बन जाएगी। और ये P1 क्या है, P1 x1 है और P2 क्या है, x2। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये वही है जो उधर लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ग्रेडियंट डिसेंट के केस में थी, ये वही चीज़ है। तो फाइनली हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये वही फार्मूला है। तकरीबन दो तीन डिफरेंसेस हैं। एक उधर लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे हम नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि उसमें तमाम इकट्ठे तमाम सैम्पल्स के ऊपर हम उसे बैच वर्जन कहते हैं बेसिकली, वो सारे सैम्पल्स पर इकट्ठा चल रहा था। और ये जो है ये स्टोकेस्टिक, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है, तो एक सैम्पल पे चलेगा फिर दूसरे पे, तो इस वजह से इसमें समेशन और डिवीजन बाई m नहीं है। दूसरा ये है कि उसमें माइनस हम करते थे, इसमें प्लस कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि उसमें हाइपोथेसिस में से एक्चुअल माइनस कर रहे थे, यहाँ पे एक्चुअल में से हाइपोथेसिस माइनस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये माइनस और प्लस का डिफरेंस है। बाकी देयर इज़ नो एनी अदर डिफरेंस। अगर आप बात करें बायस को, इनपुट बायस वाले वेट को अपडेट करने की, ये बायस वाला कौन सा वेट है, W0, याद रखिए ये W0 है जी। और ओल्ड वेट जो है W0 का, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें आप ऐड कर रहे हैं E क्या है, T माइनस A। अब ज़रा आप याद करें कि जब आपने उधर θ0 अपडेट करना होता था, तो θ0 अपडेट करने के लिए वहाँ पे क्या रूल था, θ0 इज़ इक्वल टू θ0 माइनस अल्फ़ा 1/m समेशन हाइपोथेसिस माइनस y, और उसके साथ यहाँ पे कुछ ज़रब नहीं खाता था, आपको याद है यहाँ पे 1 होता था बेसिकली, तो उसे लिखें या ना लिखें एक ही बराबर है। तो अगर मैं इसमें से वही वाला रूल अप्लाई करते हुए अगर कहूँ कि जी समेशन इसमें नहीं है, 1/m इसमें नहीं है, अल्फ़ा इसमें नहीं है, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा, θ0 को हम वही कह रहे हैं W0 या बायस कह रहे हैं। तो ये ओल्ड में से न्यू, आप ओल्ड में से न्यू कैसे कंप्यूट होना है, तो हाइपोथेसिस माइनस वाई था, यहाँ पे क्या है, वाई माइनस हाइपोथेसिस, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ भी कुछ ज़रब नहीं खा रहा, 1 खा रहा है, तो उसे आप लिख सकते हैं। तो ये वेट, ये W0 अपडेट करने का तरीका है बेसिकली। तो अगर आपने, हमने तो एजम्पशन ली थी कि W0 नहीं है, W0 को हमने ज़ीरो एज्यूम करके रिलैक्स करके बनाया था ये रूल। और फाइनली अब हम कह रहे हैं कि अगर W0 भी हो तो W0 को अपडेट करने का रूल ये होगा और बाकी के W's को अपडेट करने का रूल ये होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली द परसेप्ट्रन लर्निंग रूल, जो कि इस्तेमाल हो सकता है इस मकसद के लिए कि आप इसके ज़रिए से लर्निंग करवा सकते हैं। एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रन के अंदर मौजूद एक न्यूरॉन, या यानी सिंगल लेयर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको आप लर्न करवा सकते हैं। तो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल एज वेल एज एन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एल्गोरिदम के कैसे काम करता है। अच्छा जी, यहाँ पे आप एल्गोरिदम भी देख सकते हैं कि आपके पास ये वही है कि रूल क्या है, सिंपली इस एल्गोरिदम का वर्किंग क्या है कि जब तक कन्वर्ज ना हो चलता रहे, हर बार एक सैंपल को पिक करे और उस सैंपल के लिए क्लासिफिकेशन करे।
अगर उसके एक्चुअल क्लास जो है वो 1 है और आप उसे लेस देन 0 आ रहा है आपकी आउटपुट यानी नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे ऐड कर दें, अदरवाइज़ उसे सब्ट्रैक्ट कर दें और ये चलता रहे। ये वही रूल है। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम है। साथ ही उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि पहले अगर ये वेट वेक्टर है, फिर वेट वेक्टर अपडेट होता जाएगा, होता होता फाइनली वेट वेक्टर एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा कि उससे जो डिसीजन बाउंड्री बनेगी वो इसे करेक्टली क्लासीफाई कर रही होगी। तो ये बेसिकली इसका एल्गोरिदम है जी, जिसे आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं या बल्कि करना है आपने। एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए क्लास एक्टिविटी है और आप क्लास के एक टाइम पे जैसे ही मैं कहूँगा आपने ये सॉल्व करके रख लेना है और इसी की एक स्नैप लेनी है और उधर सबमिट कर देना है। और ये है क्या कि इनपुट वेक्टर वेट और बायस आपको सारा कुछ यहाँ पे गिवन है जी। ये बायस गिवन है और ये वेट वेक्टर गिवन है और 2 पॉइंट्स हैं वो भी गिवन है। और आपने करना ये है कि आपने बताना है कि वो वेट्स क्या होंगे कि दोनों पॉइंट्स करेक्टली क्लासीफाई होना शुरू हो जाएं। उसके लिए आपको इटरेशंस रन करनी है ग्रेड परसेप्ट्रल लर्निंग रूल की, ताकि आप इसे करेक्टली क्लासीफाई कर सकें। जनरलाइज करते हैं अपनी डिस्कशन को कि अगर हमारे पास एक जो लेयर है उसमें एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं तो क्या हम सबको एक ही वक्त में एक मैट्रिक्स फॉर्म में यूज़ करते हुए या वेक्टर्स और मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए क्या हम सभी वेट्स को साइमल्टेनियसली अपडेट कर सकते हैं और आउटपुट्स कंप्यूट कर सकते हैं कि नहीं। तो वो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर मोर देन वन न्यूरॉन्स हैं उस एक ही लेयर में, क्योंकि हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही लेयर है। ये वन लेयर्ड आर्किटेक्चर है और इसमें सारे न्यूरॉन्स जो हैं, एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स तो हो सकते हैं लेकिन लेयर एक ही होगी। तो अजम्पशन ये है कि हमारे पास टोटल, सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ये न्यूरॉन है जी, एक ये न्यूरॉन है और इसी तरह से मेरे पास काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं। इस न्यूरॉन को मैं कह देता हूँ कि ये N1 है, ये N2 है और इसी तरह से सो ऑन, और आखिरी न्यूरॉन को मैं कह देता हूँ कि ये NS है, S नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। और हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो हम कह देते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी इनपुट्स हैं। सपोज़ एक जो इनपुट है उसे मैं कह देता हूँ कि फर्स्ट इनपुट इज़ P1, सेकंड इनपुट इज़ P2 एंड इसी तरह से टोटल मेरे पास R नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं। ठीक है जी। तो जो मैंने रूल पिछली किसी एक स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ये सारी इनपुट्स एक तो सभी न्यूरॉन्स में जारी होंगी, यानी तमाम इनपुट्स तमाम न्यूरॉन्स के अंदर इनपुट हो रही होंगी एक इस तरह से, और सिमिलरली ये इधर भी इनपुट हो रही होंगी इस तरह से। ठीक है, मैं फ़िलहाल बायस को इग्नोर कर रहा हूँ। अलबत्ता बायस अगर है यहाँ पे तो आप समझ लें कि बायस भी इसी तरह से इसमें सभी न्यूरॉन्स तक जारी होगी, यानी वो जो बायस मीन्स के वो जिसको आप 1 या -1 रख रहे होते हैं वो वाली इनपुट, तो वो भी सभी न्यूरॉन्स के अंदर इस तरह से इनपुट हो रही होगी। तो अब वेट्स को डिसाइड करने का वही प्रिंसिपल है कि लेट्स से ये अगर वेट है तो इस वेट को यानी जो डेस्टिनेशन है उसको, उसका जो भी नंबर आपने असाइन किया हुआ है उसको आप पहले लिखेंगे W1, और जहाँ से ये इनपुट आ रही है उसको आप बाद में लिखेंगे, तो ये वेट बनेगा W1, 1। इसी तरह से अगर इस वेट की बात की जाए, इस वेट की, तो ये S में इनपुट हो रहा है तो इसे हम कहेंगे WS, और ये इनपुट आ कहाँ से रही है, फर्स्ट इनपुट है तो यहाँ पे S,1 यानी कि ये वाली इनपुट। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप इस पर्टिकुलर इनपुट की बात करेंगे तो ये होगा W
एस कॉमा 2। और सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें इस इनपुट की, तो ये होगा डब्ल्यू एस कॉमा आर। तो यूँ समझ लें कि इस हिसाब से ये जो एक वेट, अब ये जो सारे वेट्स हैं, ये सारे के सारे जो वेट्स हैं, इनको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो मैट्रिक्स फॉर्म ये मैंने लिखी है, इससे हम डब्ल्यू कह रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें हर एक रो को, तो बेसिकली हर एक रो जो है वो एक पर्टिकुलर कह लें कि एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के सारे वेट्स हैं। अगर मैं इस पहले न्यूरॉन की बात करूं, इस फर्स्ट न्यूरॉन की, तो इसके वेट्स होंगे W11, W12, W13 एंड सो ऑन अप टू W1R। तो ये पूरे के पूरे जो वेट्स हैं, यानी ये सारे जो वेट्स हैं, ये सारे जो वेट्स हैं, अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में ये एक रो की फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूरॉन N2 की बात करेंगे, तो इसके वेट्स होंगे W21, W22, W23 और इसी तरह से W2R तक, क्योंकि तमाम इनपुट्स इसमें आएंगी ना। तो ये दूसरे न्यूरॉन की के वेट्स का वेक्टर है। और अगर आखिरी न्यूरॉन इसकी बात की जाए, तो ये न्यूरॉन S है, तो इसकी इनपुट्स होंगी S1, S2, S3 एंड सो ऑन SR तक। तो लिहाजा ये जो एक रो होगी, ये उन तमाम वेट्स पर मुश्तमिल होगी जो कि इस आखिरी न्यूरॉन के अंदर इनपुट आ रही हैं उनसे एसोसिएटेड जो वेट्स हैं। तो ये एक यहाँ से हम एक चीज़ जो हमारे लिए सीखने के लिए है, वो ये है कि हम अगर मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं हमारे पास एक लेयर में, तो उन तमाम न्यूरॉन्स के अंदर पिछली लेयर से जो इनपुट्स आ रही हैं, चाहे वो इनपुट लेयर से आ रही हैं, चाहे वो एक और न्यूरॉन की लेयर में से आ रही होती, हम वो सारे के सारे वेट्स को एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। और उस मैट्रिक्स की एक रो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के अंदर आने वाली इनपुट से रिलेटेड वेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो यहाँ पे जितने न्यूरॉन्स होंगे उतनी रोज़ होंगी इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है जी, एक बात तो ये। और जितने पिछली लेयर के अंदर न्यूरॉन्स होंगे या इनपुट लेयर के अंदर इनपुट्स होंगी, अब यहाँ पे हमारे इस केस में तो पिछली लेयर इनपुट लेयर है, लेकिन इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है कि अगर पिछली लेयर इनपुट लेयर की बजाय एक और न्यूरॉन्स की लेयर होती, तो बहरहाल चाहे वो इनपुट लेयर होती या न्यूरॉन लेयर होती, उसके अंदर जितनी इनपुट्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, उतने कॉलम्स हमारे पास आएंगे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर। अलबत्ता अगर आप इसमें बायस भी ऐड कर लें, यानी अगर मैं इसमें बायस वाली इनपुट को, क्योंकि आगे जाके हम जब थोड़ा जनरलाइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, मल्टीपल लेयर्स पर मूव करेंगे, तो फिर हमें बायस भी इसके अंदर ऐड करनी होगी। तो अगर हम बायस को W0 कंसीडर कर लें, उससे एसोसिएटेड जो वेट है उसको हम लिखने के लिए यूँ कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो बायस वाला वेट है, अगर वो सब में ऐड हो जाए, फ़िलहाल वो यहाँ पे हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम सेपरेटली कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर सपोज़ अगर अब वो भी इसमें ऐड होता, तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे एक और एंट्री होती जिसमें क्या आता है, W न्यूरॉन 1 में ये इनपुट जा रही है और आ कहाँ से रही है, X0 या P0। इसे मैं अपनी आसानी के लिए P0 से रिलेट कर लेता हूँ बाइस को, तो फिर ये P0 से आ रही होती, ठीक है ना जी। तो ये होता है W1, P0। यहाँ पे जो एक और अजाफी इनपुट आती वो होती W2, P0। और यहाँ पे भी एक आती, इसमें वो होती हमारे पास S, P 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली एक कॉलम बढ़ जाता, रोज़ उतनी ही रहती, तो हमारे पास ये क्या होता है, एक कॉलम इंक्रीज़ कर जाता। तो हमारे पास नेक्स्ट लेयर में यूँ समझ लें कि जितने न्यूरॉन्स होते हैं, यानी ये वाली जो लेयर है, इसमें जितने न्यूरॉन्स होंगे उतनी रोज़ होंगी, और इससे प्रीवियस लेयर में जितने न्यूरॉन्स हैं या इनपुट्स आ रही हैं इंक्लूडिंग बायस, उतने कॉलम्स होंगे। अगर आप बायस इस वेट मैट्रिक्स के अंदर लिखना चाहते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो एक इजाफी हो जाएगा कॉलम। और अगर आप बायस को सेपरेटली हैंडल करना चाहते हैं,
तो फिर वो एक कम हो जाएगा। तो ये है जी दरअसल वेट मैट्रिक्स। अब इस वेट मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम एक और फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में अगर आप देखें तो हमने क्या कहा है कि ये मैंने एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, 1W ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब ये 1W क्या है? 1W को समझने के लिए हमें इधर आना होगा यहाँ पे, और इस I की जगह पे मैं फ़िलहाल 1 अगर पुट करूँ तो ये 1W बन जाएगा। तो अगर मैं I की जगह पे 1W पुट करूँ तो यहाँ पे भी I की जगह पे आ जाएगा 1, यहाँ भी I की जगह 1 आ जाएगा और I की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये कौन से वेट्स बन जाएंगे? W11, W12, W13 एंड सो ऑन अप टू W1R। अगर ये देखें तो अगर मैं I की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये वाले जो वेट्स हैं ना, ये वाले वेट्स ये पहली रो होगी। अगर मैं I की वैल्यू जो है उसे मैं रख दूँगा इसमें 2, तो फिर ये वेट्स बन जाएंगे W21, W22 चलते चलते W2R तक, यानी ये बन जाएगी ये वाली सेकंड रो। और इसी तरह से I की वैल्यू आप जो भी रखेंगे, I बेसिकली क्या बता रहा है कि ये जो हमारी ये वाली जो लेयर है इसमें किस न्यूरॉन के वेट्स की बात हो रही है। अगर आप 1 रखेंगे तो उसके वेट्स आ जाएंगे इसमें, और तो 2 रखेंगे तो उसके वेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे I बहरहाल डिसाइड करेगा कि कौन से न्यूरॉन के वेट्स आप लिखना चाह रहे हैं। तो ये एक कॉलम वेक्टर में है, तो ज़ाहिर बात है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएंगी, ये एक रो वेक्टर बन जाएगा, ये वाला एक रो वेक्टर बन जाएगा। और जब आप फिर इसे रो वेक्टर में देखेंगे तो सेम ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म कि पहला जो 1W ट्रांसपोज है वो इस मैट्रिक्स की पहली रो होगी, 2W ट्रांसपोज जो है वो इस मैट्रिक्स की दूसरी रो होगी, और इसी तरह से चलते चलते SW ट्रांसपोज जो है वो इस मैट्रिक्स की आखिरी रो होगी। तो इन अदर वर्ड्स दिस W कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म एज वेल। ठीक है जी। तो ये एक नोटेशन है बहरहाल। अब यहाँ से हमने एक बात सीख ली कि जो हमारे पास वेट मैट्रिक्स है, या यूँ समझ लें कि हमारे पास दो लेयर्स के बीच में जो वेट्स हैं उन सारे वेट्स को आप एक सिंपल एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। और उसका रूल क्या है? 2-3 बातें हैं बस। कि पहला रूल ये है कि अगली लेयर में जितने न्यूरॉन्स होंगे उतनी रोज़ होंगी, और पिछली लेयर में जितने न्यूरॉन्स या इनपुट्स होंगी, इंक्लूडिंग अगर बायस आपने इंक्लूड करना है तो उस हिसाब से, और अगर एक्सक्लूड करके बात करनी है तो फिर उस हिसाब से, तो उतने उसके अंदर कॉलम्स होंगे। ठीक है जी। और ये हम एक नोटेशन फॉलो कर रहे हैं और इसके मुताबिक हम अपनी जो वेट मैट्रिक्स है उसको अब हम कंस्ट्रक्ट करके अब हम देखते हैं कि इस पे अगर हम इस पर्टिकुलर यानी इस पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क को जिसमें कि R नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, मैं एक इनपुट करता हूँ। अब मेरे पास सपोज़ एक जो P वेक्टर है, जैसे मैं P कह रहा हूँ, मैं बायस को अलहदा कंसीडर कर रहा हूँ जी। तो वो जो P वेक्टर है उस P वेक्टर के अंदर कितनी इनपुट्स हैं? एक उसमें इनपुट है P1, एक उसमें इनपुट है P2, और इसी तरह से चलते चलते उसमें अप टू सो ऑन अप टू PR। तो R नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं जी। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक इनपुट्स यानी एक सैंपल है। आपको पता है कि बेसिकली जो जो कह लें कि डेटा सेट है, आप उस डेटा सेट के अंदर मल्टीपल सैंपल्स हैं और आप एक वक्त में एक सैंपल उठाएंगे। ठीक है जी। तो फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास डेटा सेट जो है उसमें 50 सैंपल्स भी हैं, तो पहला सैंपल यानी पहला जो सैंपल मैं उठाऊंगा उस सैंपल में मेरे पास R नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं चूँकि, तो मेरे पास उसमें R वैल्यूज़ होंगी। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये डेटा सेट यहाँ पे बनाऊँ तो बेसिकली ये डेटा सेट जो है ये कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, यहाँ पे हम P का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे बुक की नोटेशन ऐसी है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे X यूज़ कर रहे थे, X1, X2, X3 जो फीचर्स थे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? P1, P2, P3 और इसी तरह से PR, ये हम कह रहे हैं जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कोई 5 है, कोई 4 है, कोई 1 है, 3 है। ये पहला सैंपल है। इसी तरह से एक दूसरा सैंपल होगा, उसमें भी कोई वैल्यू होगी। फिर इसमें तीसरा सैंपल होगा, उसमें वैल्यूज़ होंगी। तो ये रो वाइज होंगी जी वैल्यूज़। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से होगा।
तो आपका जो पहला सैंपल यानी 1 बाई 1, अब हमें पता है कि हम यहाँ पे 1 बाई 1 एक वक्त में एक सैंपल हम पिक कर रहे होते हैं। तो उस एक, अगर मैं ये पहला सैंपल पिक करता हूँ तो इस पहले सैंपल के अंदर P1 भी है, P2 भी है, P3 ही भी है और PR तक हमारे पास इनपुट्स हैं। तो बेसिकली ये वो पहला या कोई भी एक सैंपल आपने उठाया, इस सैंपल को आपने करना क्या होता है, इस सैंपल को आपने इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है अपनी वेट मैट्रिक्स के साथ कुछ इस तरह से कि हमारे पास आउटपुट्स जनरेट हो सके। यानी फॉर एग्जांपल किस तरह से, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे अब एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ आउटपुट कंप्यूट करने के लिए, कि मैं लिखता हूँ कि एक एक्सप्रेशन कि W इंटू दिस P वेक्टर, ये P वेक्टर है। अगर मैं ये लिखता हूँ जी, तो मेरे पास क्या आएगा, देखें W वेक्टर की पहली रो, W मैट्रिक्स की पहली रो देखें। W मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है W11, W12 एंड सो ऑन अप टू W1R। तो जब आप इस मैट्रिक्स को इस P के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास पहली जो एंट्री आएगी उसमें क्या होगा, उसमें होगा W11 इंटू P1 प्लस दूसरा होगा W12 इंटू P2 प्लस, और ये इस तरह से चलते चलते यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W1R इंटू PR। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट यानी रो को मल्टीप्लाई करने से P के साथ जवाब आएगा। अगर आप ये देखें तो दरअसल ये एक्टिवेशन है फर्स्ट न्यूरॉन की। अगर आप इस फर्स्ट न्यूरॉन की बात करें, ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, अगर इसकी एक्टिवेशन कंप्यूट करें, जो समेशन जिसे हम कहते हैं वो कंप्यूट करें, तो सेम यही आपके पास आएगा W11 इंटू P1, W12 इंटू P2, W13 इंटू P3 एंड सो ऑन। तो ये वो एक्टिवेशन है जी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ एक मैट्रिक्स को इस इनपुट कॉलम के साथ, कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास सारे के सारे जवाब आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल दूसरी रो में क्या आएगा, तो दूसरी यानी अब जाहिर बात है कि ये जो वेट मैट्रिक्स है इसमें मल्टीपल रोज़ हैं, तो अब दूसरी रो इसके साथ ज़रब खाएगी। तो जब दूसरी रो ज़रब खाएगी तो फिर यहाँ पे आएगा W21 इंटू P1, W22 इंटू P2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से जी ये सारा चलते चलते आखिर में W2R इंटू PR। तो ये क्या होगा, ये दूसरे न्यूरॉन की आउटपुट होगी, एक्टिवेशन होगी। तो आप देखेंगे कि हमें सिर्फ एक सिंपल कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि हमें इस वेट मैट्रिक्स को ज़रब देनी है इस गिवन इनपुट के, यानी वेट मैट्रिक्स W को ज़रब देनी है गिवन इनपुट वेक्टर को के साथ P के साथ, तो हमारे पास सारे न्यूरॉन्स की एक्टिवेशंस आ जाएंगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो फॉरवर्ड पास है, जिसे हम आउटपुट कंप्यूट करना कहते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वो काम सिर्फ एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर से ज़रब देने का नाम है। अब ये जो जवाब हैं, ये जो सारे आपके पास जवाब आए हैं, ये इसमें हर रो दरअसल एक न्यूरॉन की एक्टिवेशन है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको इन्हें हार्ड लिमिट फंक्शन में पास कर देना है और आपके पास एक, यानी अब ये जो है, ये जो जवाब है, इस जवाब को आपने पास कर दिया अपने स्टेप फंक्शन को, या जिसे आप कहते हैं हार्ड लिमिट फंक्शन, उसे पास किया। और उसने क्या किया कि पहली, अब ये ज़ाहिर बात है कि पहली रो दरअसल, अब वैसे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा। अगर ये मेरे पास जो W मैट्रिक्स है इसका साइज़ क्या है, इसमें रोज़ कितनी हैं, इसमें रोज़ हैं S नंबर ऑफ़ रोज़, जितने न्यूरॉन्स हैं अगली लेयर में, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, R नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जितने के पिछली इनपुट्स आ रही हैं रो में से। और इस पर्टिकुलर P वेक्टर का साइज़ क्या है, इसमें रोज़ कितनी हैं, R रोज़ है क्योंकि R इनपुट्स हैं, और कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम है क्योंकि ये वेक्टर है।
ठीक है जी। तो ज़ाहिरी बात है कि रूल ये कहता है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसमें कितनी एंट्रीज और कितनी रोज़ होंगी, एस, और उसमें कितने कॉलम्स होंगे, 1। तो ये जो जवाब आएगा यानी ये जो मैट्रिक्स है या ये जो आंसर है ये एस इंटू 1 का एक कॉलम वेक्टर है, ठीक है जी। और एस होना भी यही चाहिए क्योंकि हमारे पास अगली लेयर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ एस न्यूरॉन्स हैं। तो इसमें ये एस इंटू 1 का कॉलम वेक्टर है जिसमें बेसिकली हर न्यूरॉन की आउटपुट है। तो जब आप इसे हार्ड लिमिट फंक्शन में पास करेंगे तो जाहिरी बात है कि वो हर इसके कंपोनेंट को चेक करेगा कि वो 0 से ग्रेटर है तो आउटपुट 1 कर देगा, 0 से लेसर है तो उसकी जगह 0 आउटपुट कर देगा। लेकिन वो जो ए, इसको हम ए नाम दे रहे थे पिछली स्लाइड्स में, जो एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट होती है, तो ये ए अब हमारे पास एक वेक्टर आएगा बेसिकली, और इस वेक्टर का साइज़ भी वही होगा जो आप इसे इनपुट कर रहे हैं। जो ये साइज़ है यही साइज़ है क्योंकि इसने हर एंट्री को सिर्फ ये चेक करना है कि इफ़ दैट एंट्री इज़ ग्रेटर देन 0 तो आउटपुट 1 कर दे, अदरवाइज आउटपुट 0 कर दे। तो लिहाजा इसका साइज़ भी क्या होगा, एस इंटू 1। तो ये हमारे पास आउटपुट्स हैं, किसी जगह 1 होगा, किसी जगह 0 होगा, किसी जगह 1 होगा, इस तरह से ये आउटपुट्स हैं। तो ये हमारी एक्चुअल आउटपुट जो हमारे न्यूरल नेटवर्क ने दी है वो कंप्यूट होके आ गई। सिंपली वेट मैट्रिक्स को इनपुट वेक्टर के साथ ज़रब दे के जो वेक्टर जवाब में आया उस वेक्टर को स्टेप फंक्शन में पास किया और उसने हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर दिया वो हमारी आउटपुट है, ठीक है जी। ये तो हो गया। अब अगला जो है जो हमें यहाँ पे बेसिकली रिक्वायर्ड है वो हम बात कर लेते हैं। अब वेट अपडेट करना, यानी ये तो हो गया कि किस तरह से जो है ये वेट हमारा फॉरवर्ड पास किस तरह से होगा, आउटपुट किस तरह से जनरेट होगी। अब वेट अपडेट करने के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो ओल्ड वेट मैट्रिक्स है ये वाली जो ओल्ड वेट मैट्रिक्स है इसके अंदर आपने जमा करना है E इंटू पी ट्रांसपोज। अब ये E क्या है, E आपको याद होगा पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि E इज इक्वल टू T माइनस A। अब क्वेश्चन ये है T क्या था, T वो डिज़ायर्ड आउटपुट थी जो कि डेटा सेट में गिवन है, और A वो कंप्यूटेड आउटपुट थी जो कि आपने या प्रिडिक्टेड आउटपुट थी जो आपके न्यूरल नेटवर्क ने प्रिडिक्ट करके दी है। अब पिछली जो स्लाइड्स में हम बात कर रहे थे उस वक्त एक न्यूरॉन होता था, तो एक न्यूरॉन होने की वजह से T भी एक सिंगल वैल्यू थी और A भी एक सिंगल वैल्यू थी। लेकिन इस जगह पर अब जो T है ये भी एक वेक्टर है और A जो है ये भी एक वेक्टर है, और इस वजह से ये जो E है ये भी एक वेक्टर होगा। A तो आपने देख लिया कि एक वेक्टर है, T कैसे एक वेक्टर है, जो एक्चुअल आउटपुट है वो कैसे एक वेक्टर है। तो देखें आपके पास जो डेटा सेट गिवन है, इसमें आपको इसमें आपकी एक डिज़ायर्ड आउटपुट है कि आप चाह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास एस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं तो आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या है कि जो पहला न्यूरॉन है उसकी आउटपुट क्या चाहिए आपको, दूसरे की आउटपुट क्या चाहिए आपको, तीसरे की आउटपुट क्या चाहिए, चौथे की आउटपुट आपको क्या चाहिए। यानी मैं कहता हूँ अगर मेरे पास तकरीबन एक N1 है और एक N2 है सपोज़, और इसी तरह से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कितने न्यूरॉन्स हैं, S न्यूरॉन्स हैं, तो मैं कहता हूँ S न्यूरॉन्स हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले सैंपल के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे 1 मिले, सपोज़ यहाँ 0 मिले, और बाकी तमाम न्यूरॉन्स पर भी मेरी आउटपुट 0 हो। अगर ये मेरी एक्सपेक्टेशन है या मेरी रिक्वायरमेंट है तो फिर इन दिस केस मेरे पास जो T वेक्टर है वो क्या बनेगा, वो मेरे पास जो T वेक्टर है वो ये होगा कि मुझे पहले पर 1 आउटपुट चाहिए और बाकी सब में मुझे 0 आउटपुट चाहिए, तो ये मेरा T वेक्टर है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो T वेक्टर है इसमें पड़ी हुई है रिक्वायर्ड आउटपुट्स जो चाहिए, डिज़ायर्ड आउटपुट्स, और A में वो पड़ी हैं जो प्रिडिक्टेड आउटपुट्स हैं। तो अब T में से आप A माइनस करेंगे तो T भी जाहिर बात है कि जितने न्यूरॉन्स हैं उतने ज़रब 1 का, यानी S न्यूरॉन्स हैं तो ये भी S इंटू 1 का वेक्टर है, A भी S इंटू 1 का वेक्टर है, तो इनको माइनस करने से ये जो E आएगा ये भी एक S इंटू 1 का वेक्टर होगा, जिसमें
पहले न्यूरॉन का जो डिफरेंस है रिक्वायर्ड आउटपुट का और जो आपकी आउटपुट आई है उसका जो डिफरेंस है वो पहले न्यूरॉन का वो पहली एंट्री पड़ी हुई है, दूसरी जगह पर दूसरी एंट्री जो है वो दूसरे न्यूरॉन का डिफरेंस है एंड सो ऑन। अब आप जब इस ई वेक्टर को जिसका के साइज़ आपके पास क्या है s/1, इसको जब आपने ज़रब दी p ट्रांसपोज के साथ, तो p ट्रांसपोज क्या है, अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। तो p अगर आपको याद हो तो p हमारे पास r/1 का एक वेक्टर था, जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 1/r का एक वेक्टर, और जब आप इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हैं तो ये ज़रब खा सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये आपके पास जो जवाब आएगा वो होगा एक 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 मैट्रिक्स जो कि जिसका साइज़ होगा s/r, और ये s/r मैट्रिक्स जो है इस W ओल्ड में आप ऐड करेंगे, और अगर आप W ओल्ड के डायमेंशन देखें तो वो भी हमने यहाँ पे बात की थी कि s/r हैं, W मैट्रिक्स के डायमेंशन भी s/r हैं, तो ये भी s/r है। तो आपके पास फाइनली जो न्यू वेट्स हैं वो कंप्यूट होके आ जाएंगे और उसका साइज़ भी s/r होगा। अब सवाल ये है कि क्या क्या ये जो आप इसको ये E और P ट्रांसपोज को ज़रब देंगे तो आपके पास जो है जो जवाब आएगा वो बेसिकली वो थीटास को या वेट्स को अपडेट करने के लिए वही होगा जो आपने पिछली स्लाइड पर आपने या पिछली स्लाइड्स पर हमने देखा। तो मैं इसको एक होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ, आप ज़रा थोड़ा सा ये कंप्यूट करके देखें, एक एग्ज़ाम्पल लें और उस एग्ज़ाम्पल के ऊपर ये सारा प्रोसेस करके देखें और फिर रिलेट करके देखें कि क्या वाकई वो आता है कि नहीं जो आप पिछली स्लाइड पर एक वेट के लिए या सॉरी एक सैंपल के एक न्यूरॉन के लिए करते रहें। और इसी तरह से जो बायस है उसमें सिंपली ओल्ड बायस में आप वही तरीका है जो हम पहले देख चुके हुए हैं, ई को यानी t-a को आप ऐड कर देंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में इस स्लाइड में मैंने आपको ये समझाया है कि हम अगर चाहें तो मल्टीपल न्यूरॉन्स को के ऊपर भी काम कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल न्यूरॉन्स पर भी काम करना है तो ये बहुत आसान है, कोई लूप यूज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। एक एक वेट पे या एक एक न्यूरॉन के ऊपर काम अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे वेट्स को एक वेट मैट्रिक्स में रख लेते हैं, अपने इनपुट के साथ उस वेट मैट्रिक्स को ज़रब देते हैं, जो जवाब आता है उसको एक्टिवेशन फंक्शन से निकालते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाती है। और जब वेट अपडेट करना होता है फिर भी आपको एक एक न्यूरॉन को पकड़ के उसके वेट्स अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ये फॉर्मूला जो आपको दिखाया है मैंने यहाँ पे उसको यूज़ करते हुए आप जस्ट मल्टीप्लिकेशंस के साथ वेट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको परसेप्शन लर्निंग रूल समझ आ चुका होगा, और साथ ही साथ आपने देख लिया होगा कि एक न्यूरल नेटवर्क जो है चाहे वो सिंगल लेयर्ड है, चाहे वो एक न्यूरॉन है या मोर देन वन न्यूरॉन्स हैं इन अ सिंगल लेयर, उसको हम किस तरह से वेक्टर्स और